Hello, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. Hope you're all doing great. Stay safe, stay healthy. So, we are discussing about group 15 elements, and we have discussed the oxidation numbers of group 15 in our last class. Today, we are going to discuss about reactivity of group 15 elements. Mainly, we are discussing today reactivity towards hydrogen. तो ग्रुप 15 के जितने सारे हमारे पास हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड्स कब कहते हैं? जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तब हम कहते हैं उसको हाइड्राइड्स। तो हमारे पास ग्रुप 15 में हमारे पास मेनली हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब ये हाइड्राइड्स कैसे बनाते हैं? मेनली जो हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं उनके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कुछ इस तरह का होता है कि वो NH3 जैसे अमोनियम हाइड्राइड, PH3, फिर ASH3, SbH3 और BiSH3। ये हमारे पास मेनली हाइड्राइड्स होते हैं जिनका नॉर्मल जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो EH3 होता है। ये इस टाइप के हमारे पास हाइड्राइड्स बनाते हैं। जब ये हाइड्राइड्स बनाते हैं इन पे लोन पेयर होता है, बचता है। मतलब हम जैसे नाइट्रोजन के केस में देख लो, नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो इसका जब कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p होती 7। तो हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो NH3 के केस में 3, तो 2 लोन पेयर है आपके पास। एक लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर है आपके पास। तो ये लोन पेयर है। तो बाकी जितने हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स है सेम, इनका कन्फिग्रेशन सेम ही है। तो ये इस टाइप के हमारे पास हाइड्राइड्स बनाते हैं EH3 के टाइप्स के। ई की जगह आप कोई भी एलिमेंट ग्रुप 15 एलिमेंट्स में से आप कोई एलिमेंट रख सकते हो। ठीक, जैसे कि ये अमोनिया हो जाता है, ये फॉस्फिन हो जाता है, आर्सिन हो जाता है, स्टिबीन हो जाता है। इस तरह के आप डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज या डिफरेंट डिफरेंट आप हाइड्राइड्स बना सकते हो। ये हुआ नॉर्मल हाइड्राइड। अब जो लाइटर एलिमेंट्स है जैसे कि एनॉर्मलस बिहेवियर शो करता है, जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास और फॉस्फोरस है, ये हमारे पास M2H4 टाइप के भी हाइड्राइड्स बनाते हैं। M2H4 मतलब N2H4 हाइड्रोजीन जैसे हुआ, ये S2H4 डायसीन। ये कुछ इस टाइप के लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमारे पास इस टाइप के हाइड्राइड्स भी बनाते हैं। और नाइट्रोजन जो होता है वो हमारे पास हाइड्रोजोइक एसिड HNN3H या HNN3 के जो मॉलिक्यूल होते हैं उस टाइप के मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाइट्रोजन का एनॉर्मलस बिहेवियर की वजह से वो अपने ग्रुप में से थोड़ा बहुत अलग बिहेव भी करता है। ठीक, तो ये था हमारे पास हाइड्राइड्स बनाने का तरीका। अब ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, नॉर्मली जो हाइड्राइड्स होते हैं उनको प्रिपरेशंस कहते करते हैं हम, या कैसे बनाते हैं हाइड्राइड्स। तो नॉर्मल जो बाइनरी मेटल कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड है, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। रिएक्शन मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि वाटर का, हाइड्रोलिसिस का नॉर्मल जो एग्जांपल मतलब हाइड्रोलिसिस जिसको कहते हैं कि वाटर को तोड़ना, हाइड्रोलिसिस करना। तो जब हम बाइनरी मेटल कंपाउंड्स को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब जाके हमें एक हाइड्राइड मिलता है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्राइड MgOH2 या अमोनियम हाइड्राइड या अमोनियम हाइड्राइड। तो इस तरह के हम NaCl2 हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम बनता है। तो इस तरह हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कि बाइनरी मेटल कंपाउंड, कोई बाइनरी मेटल कंपाउंड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब जाके हम एक हाइड्राइड बना सकते हैं। दूसरा जो मेथड है हाइड्राइड्स बनाने का, हम ट्राइक्लोराइड्स को हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जैसे ट्राइक्लोराइड्स के केस में जैसे कि ट्राइक्लोराइड CCl, ट्राइक्लोराइड्स के में NCl3 या ई की जगह आप कोई भी ग्रुप 15 एलिमेंट में लग सकते हो। तो जब हम लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। जब इसके साथ हम रिएक्शन करते हैं किसी भी ट्राइक्लोराइड्स को, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम हाइड्राइड्स ले सकते हैं, मतलब तब हम हाइड्राइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्मोनियम हाइड्राइड हमने प्रिपेयर करके बताया है।
या यहाँ पे हमने देखो, यहाँ के अगर हम EeCl3 की जगह अगर हम NCl3 रखेंगे तो यहाँ पे हमें अमोनिया बनेगा। अब जो अमोनिया को ये जो हाइड्राइड्स बनता है, इनका जो शेप होता है वो हल्का बहुत बेंड शेप टाइप का होता है, कुछ इस तरह के NH3। अब ये जो बैंड होता है, ये जो इसको हम कहते हैं पिरामिडल शेप। ये पिरामिडल शेप का क्यों होता है? क्योंकि यहाँ लोन पेयर की वजह से, यहाँ पे लोन पेयर की वजह से, यहाँ लोन पेयर रिपल्शन की वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो हल्का डिस्टॉर्ट होता है, या हल्का उसका जो एंगल होता है वो अ, थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट टाइप का हो जाता है, मतलब थोड़ा वो खून से झचित। क्यों? क्योंकि लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। लोन पेयर रिपल्शन की वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो डिस्टॉर्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल के केस में देख लो आप, वाटर मॉलिक्यूल, हमारा वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेंड शेप्ड होता है, लगभग 106 डिग्री के बराबर होता है, 109 या 106। तो ये डिस्टॉर्ट क्यों होता है? डिस्टॉर्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न या मेन फैक्टर होता है कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो लीनियर नहीं होता, बल्कि पिरामिडल शेप में या बेंड शेप में हो जाता है। तो ये होता है हमारा नॉर्मली लोन पेयर की वजह से। अब मेन टॉपिक है यहाँ पे कि हमें हाइड्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना है कि हाइड्राइड्स जो होते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन कैरेक्टर है कि बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी, या जिसको हम बेसिसिटी भी कहते हैं। तो नॉर्मली बेसिसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो सबसे बढ़िया बेसिसिटी डिफाइन करता है हमारा, जैसे कि एसिडिक या बेसिक अगर कोई कंपाउंड है तो हमारे पास जैसे कि 3 तरीके हैं मिलने हमारे पास। उन 3 तरीक़ों से हम किसी भी मतलब कंपाउंड को, ये एसिड है या बेस है, उसके हिसाब से जैसे कि कहते हैं। वो 3 हमारे पास कौन से हैं? जैसे कि आर्सेनिक वाला कंसेप्ट है, फिर ब्रॉन्स्टेड वाला कंसेप्ट है, और लेविस वाला कंसेप्ट है। इन 3 कंसेप्ट में हम किसी भी कंपाउंड को ये एसिड है या बेस है उसके हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब बेसिसिटी की बात होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, तो लेविस के हिसाब से कहते हैं, लेविस कहता है, लेविस सबसे यहाँ मतलब सबसे लेविस का जो कंसेप्ट होता है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। तो लेविस के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनर सबसे मतलब ज़्यादा बेसिक होता है। मतलब ऐसे कहते हैं कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा किसी भी कंपाउंड को, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। और जब हम यहाँ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ग्रुप 15 एलिमेंट में हमारे पास नाइट्रोजन से लेके हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये बिस्मथ है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमें क्या होता है? साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, छोटा साइज़ है और ये बड़ा साइज़ है बिस्मथ। तो इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन देगा? बेसिक कैरेक्टर है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब डाउन द ग्रुप जाते हैं हम तो बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे ये समझ लो कि बेसिसिटी डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर हमारा, बेसिसिटी हमारा क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है बेसिसिटी। क्यों? अब नाइट्रोजन के केस में देख लो आप, नाइट्रोजन एक छोटा एलिमेंट है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला NH3 है, और ये बिस्मथ वाला BiH3 है। तो नाइट्रोजन वाले केस में क्या है कि नाइट्रोजन का एक छोटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मतलब मान लो अगर ये नाइट्रोजन एक छोटा एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी छोटा एलिमेंट है NH3, लेकिन जो बिस्मथ है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है, और हाइड्रोजन। अब ये बताओ कि इन दोनों में जब हम बॉन्ड टूटे, मतलब बॉन्ड तोड़ने की बात आती है, तो हम इजीली किस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं? जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो हम इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिसिटी। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा बेसिक है, बेसिसिटी डाउन द ग्रुप हमारा डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि इंक्रीज इन साइज़ की वजह से जो हमारा बिस्मथ वाला केस है, बिस्मथ जो एलिमेंट है हमारे पास बड़ा एलिमेंट है, तो उसके बॉन्ड से या उस वहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करना मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इसीलिए बेसिक कैरेक्टर जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डाउन द ग्रुप हमारा डिक्रीज कर जाता है। जब बेसिसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ग्रुप 15 एलिमेंट्स में, तो जो मेन बेसिसिटी की जब मेन बात करते हैं तो मेन जो रीज़न होता है बेसिसिटी के, वो हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कि कौन सा एलिमेंट है जो इजीली आपको इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। बेसिसिटी उसी के बेसिस पे कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम किस एलिमेंट से हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से हमने बेसिसिटी को यहाँ पे बताया आपको।
अब आता है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन से आर्सेनिक की तरफ, तो हमारा साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। साइज़ इंक्रीज करने से हमारा जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स होते हैं, उनसे बॉन्ड बनाना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर ये आर्सेनिक है, बहुत बड़ा एलिमेंट है, और हाइड्रोजन है, इन दोनों में बॉन्ड बनना मुश्किल हो जाता है। इसी के कारण हमारा जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और लीस्ट स्टेबल हमारा बिस्मथ होता है। बिस्मथ, आर्सेनिक को सॉरी बिस्मथ, बिस्मथ हमारा लास्ट एलिमेंट है ग्रुप 15 का, तो बिस्मथ हमारा लीस्ट थर्मल स्टेबल होगा, वाइल हमारा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेंट्रल एटम साइज, जैसे कि यहाँ पे बिस्मथ का जो साइज है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, इसीलिए हमारा थर्मल स्टेबिलिटी भी वेरी कर जाता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी के केस में हमारा डाउन द ग्रुप हमारा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये एक बहुत बढ़िया, यहाँ पे थोड़ा बढ़िया पॉइंट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम किसके हिसाब से देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ एक बात देख लो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक रिमूवल ऑफ, हम ऑक्सीडेशन को कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं पहली बात, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। और एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन वाले कंसेप्ट में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन। तो इस केस में देख लो आप, रिड्यूसिंग कैरेक्टर को जब हम देखते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमारा क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग सा बात यह है कि डाउन द ग्रुप हमारे पास, जैसे कि नॉन मेटल की तरफ जाते जाते हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे एग्जांपल है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नाइट्रोजन और बिस्मथ की बात करो, तो डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो हमने कहा था साइज़ इंक्रीज कर जाता है। तो नाइट्रोजन का मान लो इतना छोटा सा साइज़ है और बिस्मथ का मान लो इतना बड़ा साइज़ है। और जब हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन मान लो ये हाइड्रोजन भी छोटा सा पार्टिकल्स है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन BH3 और NH3 की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में जो बॉन्ड एंगल होगा, जो बॉन्ड लेंथ होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और बिस्मथ और हाइड्रोजन में, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटा ही होगा और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये साइज़ ज़्यादा है। ठीक, बिस्मथ का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू हमारा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस करने के लिए हाइड्रोजन लॉस इजीली कर जाता है यहाँ पे बिस्मथ के केस में एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो बढ़ जाता है नाइट्रोजन एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। बिस्मथ हमारा ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिखाता है। तो डाउन द ग्रुप हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ने का कारण यही है कि ड्यू टू द साइज ऑफ बॉन्ड लेंथ हमारे बिस्मथ के हाइड्राइड के केस में हमारा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है कम्पेयर टू नाइट्रोजन के, अमोनिया के केस में, NH3 के केस में। तो इसी रीज़न की वजह से हमारा डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मल जब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की, तो डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग का नॉर्मली इंक्रीज कर जाता है। क्यों? सेम वही रीज़न, क्योंकि इंक्रीजेज साइज ऑफ सेंट्रल एटम, इसी की वजह से। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि NH3 एज कम्पेयर टू NH3 और PH3 की जब आप बात करते हैं तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू PH3 का। इसमें ये रीज़न है कि NH3 में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से जो NH3 है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू PH3, क्योंकि यहाँ पे PH3 में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते, वाइल हमारे NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसी के कारण हमारा अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट या अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो PH3 से ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू PH3। तो ये रीज़न यही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, इसीलिए हमारा NH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो PH3 से ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की कि कितना कौन सा चीज़ कितना सॉल्युबल है। तो जितने सारे हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट्स है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन अमोनिया सॉल्युबल होता है वाटर में। क्यों? क्योंकि सेम वही रीज़न कैसे कि हमने बताया कि अमोनिया जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अमोनिया हमारे पास NH3 हमारे पास सॉल्युबल होता है वाटर में, वाइल रेस्ट ऑफ द जितने एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के वो हमारे पास सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसीलिए सॉल्युबिलिटी की जब बात करते हैं तो अमोनिया इजीली सॉल्युबल है हमारे पास वाटर में, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हमारे पास सॉल्युबल नहीं है वाटर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स आज हमने हाइड्राइड्स डिस्कस किया और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो हम आज की क्लास में आपको डिस्कस करके बताएंगे। और जो पिछला वीडियो था उसमें जब मैंने देखा तो उसमें साउंड का कुछ प्रॉब्लम था, या साउंड सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने दोबारा इसी वीडियो को फिर से बनाया है। थैंक्स फॉर द सेशन एंड थैंक्स फॉर द टाइम।